अब आप पर ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है मार्केटिंग को लेके। इस चीज अच्छी बात है कि अगर आप बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी बता रही है, बीजेपी काम करती है, विकास के नाम पर वोट मांगती है, लोगों को साथ लेकर चलती है, सबका विश्वास, सबका काम। दिल्ली में शराब की तमाम दुकानें ठेके खोल करके प्राइवेटाइज करके कई हजार करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में डाल लिए हैं अपनी पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनावों से कभी भी भागती नहीं है। दिल्ली में पानी गंदा पीने को मिलता है, दिल्ली में सीवर की व्यवस्था जो है टोटल चरमराई हुई है। कैसी तैयारी है एमसीडी इलेक्शंस के लिए, कैसी तैयारी है बीजेपी की, कैसी तैयारी? जैसा मैंने पहले बतलाया, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे हर पोलिंग बूथ पर 10-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। दिल्ली के जो पहाड़ बने हैं कूड़ेदान के दिल्ली के बाहर चारों तरफ, वो अब कम हो रहे हैं। आने वाले दिसंबर तक वो जीरो की स्थिति में आएंगे। आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ, पंजाब में कहाँ चूक हो गई? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया वो अनफॉर्चुनेट है। लोगों ने, जनमानस ने वहाँ पे वर्डिक्ट दिया है, हमें उसका आदर करना चाहिए। डबल इंजन सरकार, ये कहावत कुछ सालों में बहुत ज़्यादा फलती फूलती नज़र आ रही है और सुनने में भी बेहद मिली है। लेकिन इंजन को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सिर्फ मात्र इंजन से ट्रेन आगे की तरफ नहीं धकेली जा सकती। उसमें लोग बैठेंगे। अब लोग कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे डिब्बों में, तो डिब्बे की भी बहुत ज़रूरी है। तो इंजन के साथ साथ अनेक ऐसे डिब्बे होते हैं जो कार्य करते हैं और राज्य को, देश को आगे बढ़ा के जाते हैं। और ऐसे ही एक मैं कहूँ कि सफल, जैसे डबल इंजन बोल रहे हैं, तो सफल डिब्बा या अपार्टमेंट वो होते हैं हमारे निगम पार्षद या मेयर। और उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस, जो कि दिल्ली के जाने माने निगम पार्षद है, काफ़ी ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र कुमार चावला। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और साथ ही साथ आने वाले त्यौहार होली की भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि इंजन को चलाने के लिए सिर्फ इंजन से गाड़ी आगे की तरफ चल जाए, ये मुमकिन नहीं है। लोग क्योंकि बैठते हैं, तो लोग बैठते हैं अपार्टमेंट में, डिब्बों में। तो कितना आप किस तरह से इस अपार्टमेंट को देखते हैं और किस तरह से आप अपने अपार्टमेंट को, अपने डिब्बे को, अपने क्षेत्र को आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, आप जब ट्रेन में भी सफ़र कर रहे होते हैं, वो अपार्टमेंट साफ़ सुथरा हो, उसका टॉयलेट बाथरूम साफ़ सुथरा हो, उसमें जो भी सुविधाएं हैं, जो उसमें बेड्स लगे हैं, जो चीज़ें लगी हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो ठीक होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। यही ऐसा ही आपने ठीक कहा है। उसी प्रकार से निगम जो काम करता है, जो सिविक एजेंसीज काम करती हैं, वो पूरे नगर को साफ़ सुथरा रखना, हरा भरा रखना, उसको, उनके लाइट को सुरक्षित रखना, डार्क स्पॉट्स ना हो, अंधेरा ना हो, ये सब कामों को सिविक एजेंसियां भरपूर करती हैं, और उसको चलाने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी है। दिल्ली सरकार की आपने बात की, कल केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एमसीडी इलेक्शंस से जो है बीजेपी डर गई है, और जिस तरह से आपकी बयार बह रही है उसमें कहीं बीजेपी ऐसा क्या आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? इलेक्शन जो चुनाव होने थे उसकी तारीख एकदम से पोस्टपोन कर दी गई? नहीं। 5 स्टेटों में चुनाव हुआ है। 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बन रही है, पूरे बहुमत से बन रही है। यूपी में तो बहुत ही, योगी जी दोबारा पहली बार हुआ है इतिहास में, 37 सालों के बाद दोबारा उनकी सरकार योगी जी की बन रही है। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बन रही है, गोवा में सरकार बन रही है, मणिपुर जैसे इलाके में सरकार बन रही है। हाँ, पंजाब का हमें अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी लोगों के पास बची नहीं थी, और हमारा उतना काम भी पंजाब में नहीं था, इसलिए वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने वहाँ काबज किया है और कब्जा किया है। लेकिन ये जनमानस का आदेश है और उस वर्डिक्ट को हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनावों से कभी भी भागती नहीं है, ना ही डरती है। हमारे पूरे पोलिंग बूथ पर लेकर के लेवल पर हमारा बूथ सबसे मजबूत, इस सब की कड़ी को लेकर के हमारी सैकड़ों मीटिंग हमारे वार्ड लेवल पर हो चुकी हैं, और हम हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ, वो आज जो है विरोध कर रहे हैं, जो एमसीडी में रिफॉर्म्स की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, जिसमें जो हमारे वो पैसे 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर हमारे रुके हुए हैं, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी चीज़ नहीं चलती है। उन्होंने पिछले काफ़ी सालों से द्वेष भावना से हमारे फंडिंग को रोकना शुरू कर दिया, और ताकि हमारे कामों में बाधा रहे, हम लोगों के सामने पंगु दिखाई दें, हम अपाहिज दिखाई दें, हम लोगों की सेवा ठीक से ना कर पाएँ। ये उनका राजनीतिक द्वेष सामने आया।
आज उन्होंने दिल्ली में शराब की तमाम दुकानें ठेके खोल करके प्राइवेटाइज करके कई हजार करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में डाल लिए हैं अपनी पार्टी के। वो लग रहा था कि वो खुद डर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं डर रही है, और ये जल्दी इस पर पार्लियामेंट के अंदर बिल आ जाएगा और ये जल्दी इसमें रिफॉर्म्स को लेकर के एक्ट बन जाएगा और हम लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में निगमों में चौथी बार फिर से सरकार बनाएगी। सवाल तो ये भी है कि 8 साल से बीजेपी की सरकार है, तो पहले ये रिफॉर्म्स पे बात क्यों नहीं की गई? अचानक ऐसे कैसे याद आ गया? नहीं, रिफॉर्म्स की बात यह है कि पहले कभी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी केजरीवाल साहब से पहले, और कभी हमारे को फंड्स को लेकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी, मुझे कहते हुए कोई कुरेद नहीं है कि कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन ये जब से 7 साल से आए हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया, इन्होंने इस प्रकार से हमारे साथ द्वेष से काम किया कि हम निगम में किसी तरह से ना आएँ और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में बने, ये भावना को लेकर के चल रहे हैं। उसको देकर के लगता है जब आप सरकार, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं, अगर निगम उनकी तनख्वाह ही नहीं दे पाएगा तो कैसे काम चलेगा, जिसको दिल्ली सरकार ने देना है। कुछ फंड्स जो नॉन प्लान हेड में पैसे दिल्ली सरकार ने देने हैं, प्लान हेड्स में दिल्ली सरकार ने कुछ पैसे देने हैं, जब उनको रोक लिया जाएगा तो वो कैसे काम चलेगा। और कोरोना काल में तो उल्टा सरकारों को अधिक प्रावधान करके हमारे निगमों को पैसे दिए जाने चाहिए थे ताकि हम लोगों की और अधिक सेवा कर सकें। और दिल्ली को पेरिस, लंदन और सिंगापुर बनाने वाले बिना निगमों की मदद के कैसे ये सपना दिखाते हैं लोगों को, ये मेरी समझ से बाहर है। यमुना नदी गंदी है, दिल्ली में कोई स्कूल बनाया नहीं, दिल्ली में कोई अस्पताल खोला नहीं, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को किस तरह से खराब हुआ उसको कभी इन्होंने रोका नहीं। बहुत सारे काम जो दिल्ली सरकार को दिल्ली की जनता के लिए करने चाहिए थे वो नहीं किए। दिल्ली में पानी गंदा पीने को मिलता है, दिल्ली में सीवर की व्यवस्था जो है टोटल चरमराई हुई है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको काम करना चाहिए वो काम करते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ विज्ञापन करते हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं वही आरोप आपकी तरफ से भी लगाए जाते हैं और यही राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप जो है लगता रहता है और विपक्ष का यही काम है कि आप जो सत्ता में है पार्टी उस पर सवाल उठाइए। लेकिन सवाल ये है कि इन सब चीज़ों पर पिसता आम आदमी है। अगर सैलरी नहीं आ रही है तो वो आम आदमी की नहीं आ रही है, एक द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की नहीं आ रही है। नहीं, उसी को ठीक करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस रिफॉर्म्स को लाया जाए। मैं आपको ये भ्रष्ट लोग हैं, ये माफिया चलाने वाले और इस तरह के लोग हैं, ये बहुत ही झूठ बोलने में माहिर हैं, ये बहुत ही मार्केटिंग करना जानते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो है, जो स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है, जो एक चीज़ पे आपको टोकूंगी, आपने मार्केटिंग की बात की, लेकिन मुझे लगता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो जितनी बीजेपी की अच्छी है उतनी किसी पार्टी की है नहीं। इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लीजिएगा। आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है मार्केटिंग को लेके। इस चीज़ अच्छी बात है कि अगर आप बीजेपी की मार्केटिंग अच्छी बता रही है, बीजेपी काम करती है, विकास के नाम पर वोट मांगती है, लोगों को साथ लेकर चलती है, सबका विश्वास, सबका काम, वो सब काम करती है। आज देखिए आप कोरोना काल के होने के बावजूद भी, आर्थिक संकट होने के बावजूद भी जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार जी ने काम किया है, किस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन को कितने करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया, लगा दिया, लोगों की जान बचाई है ताकि आज ये पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ हो सके। पीपी किट बनती नहीं थी, उसका उत्पादन शुरू किया, दवाइयों का उत्पादन शुरू किया, अस्पतालों के निर्माण शुरू किए, एम्स का निर्माण शुरू किया, किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, ये सब काम सबको दिखते हैं। सबको राशन देने का काम किया है, जब लोगों के पास काम नहीं था सबके पास राशन, और किसानों को सीधा पैसा देने का काम किया है। ये जो ट्रांसपेरेंसी मोदी सरकार लाई है कि पहले जब पैसा जाता था, वो लोग खुद मानती है कांग्रेस सरकार कि 85 पैसे 90 पैसे जो है पहुंचते नहीं हैं, 10 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी सरकार ने सीधा आधार कार्ड के माध्यम से, बैंक के खातों के माध्यम से, जनधन उसके माध्यम से सबको सीधे पैसे पहुंचाने का काम किया है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार लाई है, दिल्ली सरकार में ने उसको लागू ही नहीं किया। मैं इनके ही हेल्थ सेक्टर की बात करना चाहता हूँ। हमारे साथ ही यहाँ जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें जो MRI की जो सुविधा है वो उसमें नहीं है, उसको प्राइवेट हाथों में दिया गया है। प्राइवेट हाथों में भी ऐसे लोगों को दिया गया है जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं। GTB अस्पताल जो दिल्ली सरकार का है, बहुत सालों से चल रहा है, जिसमें हजारों बेडेड हॉस्पिटल है, MRI की सुविधा नहीं है। 3 करोड़ रुपए में MRI की जो है सुविधा उपलब्ध हो जाती है, मशीन लग जाती है, लेकिन उसको आउटसोर्स किया जाता है
वो भी ब्लैक लिस्टेड लोगों से, उनसे अंडर द टेबल पैसे लिए जाते हैं। ये जीता जागता भ्रष्टाचार, उसके टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि आप किसी भी ब्लैक लिस्टेड आदमी को ये ठेका या ये टेंडर नहीं देंगे, वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। लेकिन आप चेक कर लीजिए, आरटीआई लगाइए, उसको चेक करिए, वो उन्होंने ऐसे लोगों को दे दिया है जिन्होंने अंडर दी टेबल उनको पैसे दिए हैं। और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है कि एक सीरियस मरीज को उस हॉस्पिटल से ले जा करके दूसरी जगह पे उसकी एमआरआई कराना, ये अपने आप में एक अपराध है। उसकी वहाँ सुविधा ना होना, ये अपने आप में अपराध है। उसके लिए क्यों नहीं प्रावधान किया? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कर सकता हूँ। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, एमसीडी इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि 3 निगमों को एक कर दिया जाएगा। इससे कैसे जो घाटे में चल रही है एमसीडी, वो कैसे आप इसका समाधान, इसमें कैसे आप समाधान ढूंढते हैं? देखिए, घाटे में चलने के हमें कारण देखने होंगे। सबसे पहले जो दिल्ली सरकार हमें पैसा देती है, जो हमारा ग्लोबल शेयर है, जैसे कोई भी व्यक्ति, मैं आपको सिलसिलेवार सुनाता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करता है तो उसमें जो वो स्टैम्प ड्यूटी देता है उसमें एमसीडी का शेयर होता है, और उस शेयर को कलेक्ट करने का काम दिल्ली सरकार का होता है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है। अगर दिल्ली सरकार हमारे बिहाफ पर 100 रुपये इकट्ठा करती है, उसमें से उसको काटने के भी वो हमारे से 8% चार्ज लेती है। वो 92 रुपये हमें उसको देने होते हैं, वो हमें देंगी, लेकिन वो शेयर हमें देते नहीं हैं। इस प्रकार से आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें वन टाइम जो रोड टैक्स देते हैं उसमें भी एमसीडी का कुछ शेयर होता है, उसको भी हमें एमसीडी को ट्रांसफ़र करना होता है, वो भी वो शेयर नहीं देते हैं। इसी प्रकार से हर साल जो नियम है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो एक हर बार अपनी रिकमेंडेशन, दिल्ली की पूरी स्थिति को आंक करके एक रिकमेंडेशंस, 4th 5th फाइनेंस कमीशन, 5th फाइनेंस कमीशन, 3rd फाइनेंस, हर साल एक फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हमें उनको हमें फंड जारी करना होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें जगलरी करते हैं। 3rd फाइनेंस कमीशन के बाद 4th फाइनेंस कमीशन तो आया ही नहीं, लेकर ही नहीं आए, उसको लागू ही नहीं किया, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ऐसे 5th फाइनेंस कमीशन आए तो उसमें वो जगलरी करते हैं, उसमें जो रिकमेंडेशंस या सिफारिशें की जाती हैं उसके हिसाब से उन्होंने हमें पैसा ही नहीं दिया। पैसा दिया भी तो उसको क्या करते, कोई भी चीज़ को लागू जब करना होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना होता है, ना कि पीछे के रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपने हमें एक सड़क बनाने के लिए फंड दे दिया और वहाँ पे सड़क बन गई, और कल को आपने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में किया कि अब हम ये सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं देंगे, तो उसको पीछे से लागू नहीं किया जा सकता है, उसको अब से लागू किया जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं और उसमें से पैसा काटते हैं। एक और करते हैं कि जब ये ट्राइफिकेशन हुआ नहीं था 2012 से पहले, उस समय का कोई लोन दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया हुआ था जब एमसीडी 1 थी। अब वो उसकी भी रिकवरी कर रहे हैं। जब एक चीज़ की ख़त्म हो गया, वो यूनिफाइड जो एमसीडी थी ख़त्म हो गई, एक आदमी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद कैसे आप उस लोन की रिकवरी कर सकते हैं, ये वो भी काम करते हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस प्रकार से ये हमारे साथ द्वेष करते हैं। डीवीसी के कर्मचारियों को हमने दिल्ली सरकार के कहने पर रखा कि आप इन कर्मचारियों को रखें और इसकी ब्रीडिंग चेक कराएं, मच्छरों की जनजाति चेक कराएं, उसको छिड़काव कराएं, इनकी सैलरी हम देंगे, ऐसा दिल्ली सरकार ने हमें पत्र दे करके कहा। लेकिन अब उसका पैसा देना बंद कर दिया। सरकार हमारे से आदमी रखवाए, उसको पैसे देना बंद कर दिया। ऐसी बहुत सारी राग द्वेष से ये काम करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है कि कैसे इसको सुधार हो जाएगा, एक तो जो मैन पावर है, जो अफसर हैं, वो सब चीज़ें कम होंगी, एक ही कमिश्नर होगा, एक ही ईएनसी होगा, स्टाफ कम होगा। उसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये होगा कि हम इसमें सुधार करेंगे, एक्ट में लाएंगे कि केंद्र सरकार इसमें, अगर दिल्ली सरकार हमारे से सौतेला व्यवहार करती है तो केंद्र सरकार सीधे सीधे प्रावधान करके हमें पैसा देता है। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि केंद्र में तो बीजेपी है और दिल्ली में आप है, तो मैं यही पूछना चाहती थी कि केंद्र सरकार तो सीधे इंटरफेयर कर सकती है इस मामले में, तो क्यों नहीं करती? लेकिन वो पार्लियामेंट में पास जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं कर सकती है। इसीलिए ये रिफॉर्म है। ये रिफॉर्म इसी बात को लेकर के है कि वो केंद्र सरकार उस पूरी चीज़ को योजना बना के, पूरा परफॉर्मा बना के उसको लागू करेगी और केंद्र सरकार सीधे उसको इम्प्लीमेंट करेगी और केंद्र सरकार सीधा पैसा देगी।
कैसी तैयारी है अभी एमसीडी इलेक्शंस के लिए, कैसी तैयारी है बीजेपी की, कैसी तैयारी है? जैसा मैंने पहले बतलाया, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे हर पोलिंग बूथ पर 10-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। हम कभी हम चुनावों से भागते नहीं हैं। हमारा तो ये पूरा प्रोसेस है। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेके नीचे बूथ लेवल तक का जो अध्यक्ष है वो सब पूरी तरह से तैयार है और हम हमेशा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और आप देखिएगा कि जब ये चुनाव आएगा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब लोग इस जो शराब की ये नीति लाए हैं उसके बिल्कुल खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को संज्ञान में लाने के लिए, इन सब के लिए तैयार हैं। किस प्रकार से, अगर आपने याद होगा कि एक ट्रक जा रहा होता था, उसके पास से गुजरना भी मुश्किल होता था, बदबू आती थी, और अब आप देखिए सब जगह वो FCTS मशीन्स लग गई हैं जिसमें कंप्रेस होकर के कूड़ा दिल्ली से बाहर जाता है। दिल्ली के जो पहाड़ बने हैं कूड़ेदान के, दिल्ली के बाहर चारों तरफ, वो अब कम हो रहे हैं। आने वाले दिसंबर तक वो जीरो की स्थिति में आएंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं, 7 वंडर्स पार्क और भारत दर्शन पार्क बनाया है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं, सोलर पैनल्स लगाए हैं, प्रदूषण को कम करने के लिए काम किया है। ये सब काम हम लोगों ने किए हैं और इन कामों के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से हम जो बोलते हैं वो करते हैं, मोदी जी की नीतियों के हिसाब से, उन सबको हमें स्वीकारेंगे दिल्ली के लोग, और दिल्ली के इन लोगों को भी नकारेंगे जिन्होंने 7 साल में दिल्ली को पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है और खाली विज्ञापन की और शराब की नगरी बना दिया है। चलिए आखिरी सवाल आपसे कर लेती हूँ, पंजाब में कहाँ चूक हो गई? नहीं, मैंने जैसे पहले बताया वो अनफॉर्चुनेट है। लोगों ने, जनमानस ने वहाँ पे वर्डिक्ट दिया है, हमें उसका आदर करना चाहिए, हमें वहाँ से सीख भी लेनी चाहिए। जैसा भी मोदी जी ने कहा कि हम नए सिरे से वहाँ पे अपने संगठन को मजबूत करेंगे, नए सिरे से संगठन की तैयारी करेंगे, क्योंकि पहले हम वहाँ अकालीस के साथ अलायंस करके लड़ते थे, हम ज़्यादा निर्भर अकालीस पे रहते थे। वो अलायंस टूटा है और अब हमें अपना संगठन वहाँ पे मजबूत करना होगा। और आने वाले समय में जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, आप आने वाले समय में देखेंगे हम वहाँ भी पूरे रचनात्मक तरीके से जहाँ अपोज करने की काम होगा वो अपोज करेंगे, जहाँ अपने संगठन को मजबूत करने का काम होगा वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले कुछ समय बाद देखेंगे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक संगठन होगा और वो ढंग से पूरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह से पूरे सबको साथ लेकर के वहाँ काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे नरेंद्र चावला जी, जो कि निगम पार्षद हैं और जिनका मानना है कि आने वाले जो नगर निगम चुनाव हैं उनमें बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और पूरा बढ़ चढ़कर जो है वो बीजेपी इस चुनावों में उतरेगी। और जैसा कि बीजेपी करती भी है, 24/7 कहा जाता है कि बीजेपी जो होती है वो इलेक्शन मोड में रहती है और उसी तर्ज पर आप भी चलती हुई दिखाई दे रही है। 24/7 आप भी आजकल इलेक्शन मोड में ही दिखती है। लेकिन कौन ये इलेक्शन जीतेगा और एक बार फिर से कौन दिल्ली के नगर निगम चुनाव में अपना परचम फहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल धन्यवाद।